The topic for today's discussions is forms of different organization. जितने भी लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उन सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि कितने टाइप से एंटरप्रेन्योर बना जा सकता है या कितने तरीके हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, क्या क्या उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपने स्किल्स को यूटिलाइज करने के लिए, क्या क्या उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं ये देखने के लिए कि किस फॉर्म्स में वो अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। आज की क्लास में विल लुक आफ्टर दीज फॉर्म्स, we'll try to see what are the special features of these forms. We'll also be discussing, if the time permits, that how we can go for it. And I believe you will actually enjoy this particular session. But first, what actually are business organizations? क्या होते हैं ये business organizations? किस तरह से ये वर्क करते हैं वो हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले समझना जरूरी है ये होते क्या हैं। The business organization is an art of establishing effective coordination between different components of business so as to accomplish predetermined objectives. We are all aware that business, when run, has some objectives to fulfill. The basic objective is to earn profit for every business. If there is no profit, there is no business. But these forms of organization actually have a coordination between different components of business. वो बिजनेस के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, इस बारे में वर्क करते हैं कि बिजनेस किस तरह से रन होगा, कि कौन उसका इंचार्ज होगा, कौन कौन लोग उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, कितने लोगों का उसमें सेक होगा, क्या लोग किस तरह से वर्किंग करेंगे, वो सारी बातें ध्यान में रखते हैं अगर, वही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। बिजनेस के मेथड्स और प्रोसीजर को स्टडी करना और किस मेथड से कितना ज्यादा अर्निंग मिल सकता है उस बारे में बात करना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। इस बारे में ध्यान रखना कि हमारी कैपिटल लगाने के लिए कौन कौन से लोग अवेलेबल हो सकते हैं, क्या एक सिंगल पर्सन कैपिटल लगाने के लिए सफिशिएंट होगा, अगर बिजनेस को हम बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो क्या और लोगों की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारी इश्यूज ऐसे हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए बिजनेस को डेवलप करने के लिए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन are the forms which actually makes an entrepreneur to realize to which method or the form he or she wishes to go for, depending on the circumstances. We will be discussing all those circumstances by naming each particular form. Yeah, basically, these are the forms available for business organizations, namely sole proprietorship, partnership, Hindu undivided family, cooperative societies, and company formations. Yeah. Maybe आप इन सब के बारे में पहले सुन भी चुके होंगे और शायद पढ़ भी चुके होंगे। पढ़ा है अच्छी बात है, आपका एक फिर से रिकलेक्शन हो जाएगा थॉट्स का। नहीं पढ़ा है तो प्लीज ध्यान से सुना इसको। The first one is sole proprietorship. Sole proprietorship is a form of business in which single person handles it. जैसे आप ये दोनों पिक्चर्स में देख पा रहे होंगे, लेफ्ट हैंड वाली पिक्चर जो है वो थोड़ा सा एक राजाशाही वाले व्यक्ति को शो कर रही है कि वो एक बड़ी सी चेयर पे बैठा है और खुद अपने आप को राजा फील कर रहा है, एक पैर पे दूसरा पैर रख के बैठा है और लेकिन उसके चारों तरफ बहुत सारी बातें घूम रही हैं। दूसरे फोटो में इफ यू लुक आफ्टर केयरफुली, दैट पर्सन शुड हैव मेनी हैंड्स टू वर्क फॉर। So through these two pictures, I actually try to narrate that on one side, sole proprietorship is considered to be the king. The person, the owner is the king of the business. And on the other hand, he has to do all the work by himself or herself. तो ऐसे केस में दोनों ही तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप एक पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स हैं कि एक तरह से तो वो राजा है कि उसको खुद ही सारा काम दूसरों पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, वो सब सफिशिएंट है, जैसा चाहेगा वैसा करेगा। दूसरा ये कि बहुत काम भी करना पड़ सकता है और इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ यूनिक फीचर्स जुड़े हुए हैं। एंड दीज यूनिक फीचर्स आर मेनी। सम ऑफ देम इंक्लूड्स
ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड डिसोल्यूशन। बहुत इजी है सोल प्रोप्राइटरशिप, या हिंदी में हम कहते हैं एकाकी व्यवसाय बनाना। और जैसे बनाना आसान है, वैसे ही उसको डिसॉल्व करना भी आसान है। मैं अकेला अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करना चाहता हूं, तो जैसा मैं चाहता हूं वैसा स्टार्ट होगा, जिस फॉर्म में मैं चाहता हूं वैसा वर्क करूंगा। और जब मैं चाहता हूं कि मैं आगे नहीं बढ़ा सकता, उसको बंद कर दूंगा। मुझे किसी से पूछने की, किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं है। अगर इसमें पार्टनर्स होते और लोग इन्वॉल्व होते तो मुझे उन सबको भी इन्फॉर्म करता और उनसे बात भी करने की जरूरत पड़ती। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। When it is sole proprietorship, I need not to inform each and every person involved in the business because I am the only single authority available. The next is quick decisions and prompt action. In terms of partnership, each and every partner is to be informed about the decisions. And if it is a financial decision or the dissolution of the firm, they have to make into consideration. बट इन टर्म्स ऑफ सोल प्रॉपर्टरशिप, जो भी आपको डिसीजन लेना है, अगर बिजनेस के प्रॉफिट के लिए अच्छा है, तो आप सोल अथॉरिटी है लेने के लिए, आप जैसा चाहे ले सकते हैं और तुरंत उस पर एक्शन भी ले सकते हैं। किसी के अप्रूवल का वेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट सुपरविजन। अपने बिजनेस में जिस भी लेवल तक आप जाना चाहते हैं, वो डायरेक्टली देख सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप उस तरह के ज्यादा अच्छे माने जाते हैं जब आपका बिजनेस बहुत छोटे लेवल पे वर्क कर रहा हो और आप अपने वर्कर्स पर, अपने कस्टमर्स पर इजीली ध्यान दे सकते हैं। किस तरह का बिजनेस कहाँ से चल रहा है, कौन कौन आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं किसको मुझे ज्यादा देखने की जरूरत है और कौन अपना काम खुद करेगा। नेक्स्ट इज सीक्रेसी मेंटेन रखना। अगर बहुत ज्यादा लोग होंगे तो सीक्रेसी मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है। बट इन टर्म्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि सिंगल ओनर है, सिंगल डिसीजन मेकर है, इसलिए सीक्रेसी मेंटेन रखना बहुत इजी है क्योंकि सारे राइट्स उसी के पास हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट इज आल्सो अ पार्ट। मुझे लगता है कि अब चेंजेस आ रहे हैं मार्केट कंडीशंस में, तो मुझे भी अपना वर्किंग स्टाइल बदल लेना चाहिए। बहुत इजी है मेरे लिए क्योंकि डिसीजन मुझे खुद लेना है। फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट सेंट्रलाइज होना चाहिए कि या डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, मुझे खुद डिसाइड करना है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, मुझे खुद डिसाइड करना है। whom to whom to ट्रांसफर अथॉरिटी मुझे डिसाइड करना है क्योंकि मैं सिंगल ओनर हूं। फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट। देन देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिकॉज आई एम द सिंगल ओनर। जितना भी प्रॉफिट आएगा वो मेरे पास आएगा, मेरी जेब में जाएगा। ऑल्दो रिस्क मेरा बहुत बड़ा रहेगा, लेकिन प्रॉफिट अगर बहुत ज्यादा आते हैं तो मुझे किसी के साथ, किसी पार्टनर के साथ, किसी शेयर होल्डर के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है। मैं सिंगल पर्सन हूं, मुझे सिंगल हैंडली प्रॉफिट को लेना है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पर्सनल अटेंशन टू कस्टमर्स। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, इस छोटे लेवल के बिजनेस के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप इज द बेस्ट। तो ऐसे केस में कस्टमर्स के साथ आपका डायरेक्ट कांटेक्ट बहुत इजी हो जाता है। हम अपने शहर में बात करें तो भोपाल में जब टॉप एंड टाउन आइसक्रीम स्टार्ट हुआ, तो ऐसे केस में वो सिंगल ओनर्स की तरह बात करते थे। ऑल्दो उनका फैमिली बिजनेस की तरह वर्क कर रहा था, वो हम आगे देखेंगे कैसे। बट दे ट्राई टू हैव डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर। ओनर्स यूजुअली सर्व आइसक्रीम टू द कस्टमर्स। अगर आप न्यू मार्केट वाली शॉप पे जाते हैं तो वहां पे ओनर्स के, पहले तो ओनर खुद खड़ा थे, अब उसके फैमिली मेंबर्स आपको सर्व करने को तैयार है और डायरेक्टली कस्टमर्स से वो फीडबैक लिया करते थे कि आपको आइसक्रीम कौन सा फ्लेवर पसंद आया, ये वाला फ्लेवर क्यों पसंद आया और कौन कौन से फ्लेवर्स आपको चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। इवन आप कॉर्नर की किराने की दुकान पर जाते हैं तो वो आपसे घंटों बातें करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि वो आपका फीडबैक चाहता है अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए। तो दीज आर द क्वालिटी विच मेक्स दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूनिक। नेक्स्ट वन, अगर मुझे ज्यादा इन्वेस्ट करना है, अगर मुझे पैसा और चाहिए, बिजनेस को और एक्सपेंड करना है, तो आई शुड गो फॉर पार्टनरशिप एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये फोटोग्राफ चूज करने का मेरा पर्पस बहुत यूनिक था। बहुत सारे फोटोग्राफ अवेलेबल है गूगल पे, अगर आप सर्च करेंगे। ये पार्टनरशिप का ये वाला फोटोग्राफ मेरा था क्योंकि अभी कोरोना वायरस का जो थ्रेट चल रहा है, तो सोशल डिस्टेंसेस भी मेंटेन करके रखनी है हमें। तो ये डायरेक्टली वो ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं
कि आप डायरेक्टली हाथ में आइए, ये वो बता रहे हैं सोशल डिस्टेंसेस भी मेंटेन कर सकते हैं आप पार्टनरशिप चलाने के लिए। खैर, तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, the relation between two or more persons who have agreed to share profits from a business carried on by either all of them or any of them on behalf of acting for all. The definition clearly tells that it's an agreement or a relation between two or more persons. That means if partnership is there, there is no single person involved. At least two persons are involved. ये सोल प्रोप्राइटरशिप से डिफरेंट हो गया। सोल प्रोप्राइटरशिप सिंगल पर्सन ओनर था, तो दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, प्रॉफिट शेयर करना है उनको, और कोई भी एक सबके बिहाफ पे वर्क कर सकता है या सारे के सारे वर्क कर सकते हैं। पार्टनरशिप में जरूरी नहीं है कि सारे वर्क करें, सारे भी वर्क कर सकते हैं, सारे लोग चाहें, अगर उनके बीच में एग्रीमेंट ऐसा है तो। नहीं तो कोई एक पर्सन या कुछ पर्सन बाकी लोगों के बिहाफ पे भी वर्क कर सकते हैं। अब ये बाकी लोग कितने हो सकते हैं? तो मिनिमम नंबर of members in a partnership is 2, that the definition tells. The maximum number in terms of ordinary partnership is 20. So suppose a question arises that if there are 21 person in a partnership, it is a partnership deed? No, it is not. So as per the law, 20 is the maximum limit. But in case of banking business, the maximum figure is 10. Clear? So from 2 to 20 in terms of ordinary partnership and from 2 to 10 in terms of banking business. Further, what makes it unique? What makes it different from sole proprietorship? The first thing is existence of a valid contract. So in terms of business to run and govern, there should be a valid contract between partners. अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो लीगल प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम होगी, जैसे रेजोल्यूशंस की प्रॉब्लम होगी, डिस्प्यूट अराइज होगा तो उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी रजिस्टर्ड और कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी मेड लीगली, पहली चीज। दूसरी चीज, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्यों होना चाहिए? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जो जो कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल हैं पर्सन, उनके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब कैपेबल कौन नहीं हो सकते? जैसे माइनर, माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। अनसाउंड माइंड यानी पागल इंसान के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। इस तरह के जितने भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो वैलिडिटी कंडीशन में नहीं आते, उनके साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाता। Second one is legal position. The legal position of a partner means each and every partner has a legal issue or a similar position in the business. जितना उसकी पार्टनरशिप है उसके बराबर उसका इक्वल राइट है, that is a legal position. Next one is बिजनेस होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो बिजनेस के टर्म्स में होना चाहिए, चैरिटी के टर्म्स में नहीं होना चाहिए। बिजनेस के टर्म्स से मतलब यह है कि प्रॉफिट्स होने चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं है तो कोई बिजनेस नहीं है, ये हम शायद जानते हैं पहले से। क्यों? क्योंकि बिजनेस के टर्म्स में अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो वो बिजनेस नहीं कहलाता। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट। डेफिनेशन में हम देख चुके हैं, मैनेजमेंट रन करने के लिए या तो सारे के सारे पार्टनर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं या सबकी सलाह पे कोई एक पर्सन या कुछ लोग मैनेजमेंट को रन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कैपिटल इन्वॉल्व। जितना जिसका है हर पर्सन को कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर कोई पार्टनर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करता है तो शायद वो पार्टनर की कैटेगरी में नहीं आता। ये केवल माइनर के केस में हो सकता है कि अगर माइनर सिर्फ प्रॉफिट्स अर्निंग के लिए पार्टनर है तो वो वैसे रह सकता, अदरवाइज नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन इज लायबिलिटी एंड रिस्क। तो पार्टनरशिप फर्म एक ऐसे फर्म है जो कंपनी फॉर्मेशन से इसलिए भी डिफरेंट है कि आपका सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग में ही या जितने आपके शेयर्स है उतने तक ही नहीं है, इंडिविजुअल और जॉइंट दोनों तरह से लायबल है आप। रिस्क पूरा का पूरा इतने लेवल तक इन्वॉल्व हो सकता है कि आपको अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज बेचकर भी पार्टनरशिप फर्म के कर्जे चुकाने पड़ सकते हैं। लायबिलिटी दोनों तरह से है,
as a partner or as an individual. Next is, you are not supposed to transfer shares in terms of partnership firm. अगर हम किसी और के पास ट्रांसफर करते भी हैं तो पहले बाकी सारे पार्टनर्स से परमिशन लेनी होगी, नंबर 1। नंबर 2, पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट फिर से बनेगा। एक बार एक पर्सन के आने और जाने से डीड पे फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि डीड चलती रहेगी। हर बार एक पर्सन ऐड करना और पर्सन को हटाना दोनों इतना आसान नहीं है। हर बार नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। यही डिसोल्यूशन में होता है। सबकी सहमति से पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जैसे ही फर्म डिसॉल्व होगी सब खत्म हो जाएगा और उसमें सारे पार्टनर्स एग्री होना या डिसॉल्व करने की जरूरत है। डिसॉल्व ऐसे भी हो सकती है कि एक पर्सन चला गया, बाकी सारे पर्सन कंटिन्यू करते हैं सेम नाम के साथ, तो फर्म डिसॉल्व नहीं है लेकिन डीड दोबारा बनी है। तो फर्म डिसॉल्व करने के लिए सबका एग्रीमेंट होना जरूरी होता है। These are the features which makes it a unique one, a different from sole proprietorship. The third one, ये और यूनिक है हमारे लिए, वो है हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। शायद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला ऑप्शन, बिजनेस ऑप्शन, वर्ल्ड में और कहीं नहीं पाया जाता। ये हमारे ही यहाँ पाया जाता है, जहां पर एक बिजनेस पेरेंट्स से उनके बच्चों को ट्रांसफर होता है। पहले के जमाने में होता था, द एल्डेस्ट सन इज कंसिडर्ड टू बी द ओनर। राजा का सबसे बड़ा बेटा राजा होगा, बिजनेस ओनर का सबसे बड़ा बेटा बिजनेस संभालेगा। लेकिन अब के प्रोस्पेक्टिव में चेंज हो गई है। विमेन आर ऑल्सो इनटू दिस पर्टिकुलर डीड। अब ऐसा नहीं होता, महिलाओं को या घर की बेटियों को या बहुओं को भी इसमें जगह मिलती है एज पर द चेंज लॉज। जरूरी नहीं है सबसे बड़ा बेटा ही हो। वी हैव हिस्ट्री जिसमें हम बाकी लोगों को भी इन्वॉल्व होते देख चुके हैं। okay? So as per I was discussing in the previous stages as well, I have chosen photos बहुत जानबूझकर। इसलिए मैंने लेफ्ट साइड में एक ऐसी फैमिली की फोटो रखी है जिसमें कि वो 3 जनरेशंस और 4 जनरेशंस दिखाई दे रही हैं, अनडिवाइडेड फैमिली दिखाने के लिए। राइट साइड की फोटो बैक रखी है कि आप उसमें किसी भी कॉर्पोरेट हाउस की, किसी भी इंडियन कॉर्पोरेट हाउस की फोटो अटैच कर सकते हैं। इंडियन बिजनेस ज्यादातर केस में इसी पर डिपेंड करते हैं। क्लियर? व्हाट मेक्स इट डिफरेंट? बहुत सारे केसेस में लगता है ये भी तो पार्टनरशिप है, लेकिन नहीं, पार्टनरशिप नहीं है। द फर्स्ट थिंग इज बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंट है। कैसे? इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, one can become partner whenever he or she is approved by other partners or he or she signs the deed with other partners। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा और लोगों से, इसलिए वो फर्म का पार्टनर बनेगा। लेकिन यहाँ पर बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन करना नहीं है, इट इज अ बर्थ इन द फैमिली। आप उस फैमिली में जन्म लेते हैं और इसलिए आप उस फैमिली के मेंबर या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के मेंबर बन जाते हैं। पहली चीज। पॉइंट नंबर 2, नंबर ऑफ मेंबर्स वर रिस्ट्रिक्टेड इन पार्टनरशिप फर्म। इन टर्म्स ऑफ ऑर्डिनरी partnership firm there were 20 as maximum. In terms of business or banking firm there were 10 as maximum. But in terms of Hindu undivided family there is no restriction in terms of members। जितने भी लोग उस फैमिली के मेंबर हैं सभी के सभी उस बिजनेस के पार्टनर्स होंगे या इस बिजनेस के ओनरशिप में होंगे। नेक्स्ट वन इज पोजीशन ऑफ माइनर। पार्टनरशिप फर्म में माइनर एज ए पार्टनर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग में था या नहीं होता था, क्योंकि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे आप। माइनर वाज नॉट एलिजिबल टू कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए वो पार्टनर्स नहीं माना गया था। रेयर केसेस में विद सम एग्जम्पशंस उसको सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग में था विद लीगल एंटिटीज। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। एज सुन एज यू आर अ मेंबर और हैव बर्थ इन द पर्टिकुलर फैमिली, यू आर द ओनर
पोजीशन ऑफ माइनर। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म में इसलिए कंपलसरी था क्योंकि आपको लीगल इश्यूज थे, उनको कैसे सॉल्व किया जाए। नहीं कराते कोई बात नहीं थी, लेकिन कराना जरूरी था क्योंकि लीगल इश्यूज को सॉल्व करना जरूरी था। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में रजिस्ट्रेशन का कोई रोल ही नहीं है, कोई रोल नहीं है। आप अपने अनडिवाइडेड फैमिली को रजिस्टर कराए नहीं कराए, आपके घर में बच्चा हुआ, वो आपका बिजनेस पार्टनर हो गया, उसके शेयर्स हो गए। अब चेंजेस ऑफ शेयर्स इन पार्टनरशिप्स, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया था, persons are not allowed to transfer their shares in partnership firm. That is change in deed, change in contract, and that too with the permission of other members. But in Hindu undivided family ये तो कोई रोल ही नहीं है। If you are a member of family, you are in. If you are not a member of family, you are out. Okay. Next one. In terms of partnership firm, all the persons involved are known as partners. But in terms of Hindu undivided family, they are known as co-partners. They are not partners, they are co-partners. Okay. Last but not the least, as I was discussing, partnership firm is Indian Partnership Act 1932. But Hindu undivided family is governed by Hindu Succession Act 1956. Here, it was not in the syllabus, but we discussed it because it is considered to our country, our nation. Next one is cooperative societies. So cooperative societies works on a basic motto, that is all for each and each for all. सब एक के लिए और एक सबके लिए, इस मोटो पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्क करती हैं। हम अपने आसपास ढेर सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को वर्क करता हुआ देखते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल वो राइट साइड वाला फोटो आप देखें, सांची का दूध कहाँ से आता है? भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित। हम सांची का दूध लेते हैं तो सांची का दूध जो यहाँ से आता है वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अमूल यहाँ से आता है, अमूल भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। हम बहुत सारे बुनकरों से कपड़ा खरीदते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। शहद, दाल, चावल, बहुत सारे ऐसे गांव की चीजें खरीदते हैं, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। भोपाल हाट में मेला देखने जाते हैं, वहां पे बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजती हैं। तो ये ऐसे लोगों का जो खुद अकेले अपने प्रोडक्ट को मार्केट नहीं कर सकते, अपने प्रोडक्ट को बड़ी बड़ी कंपनियों के अगेंस्ट में बाजार में नहीं उतार सकते, वो सारे के सारे लोग एक ग्रुप फॉर्म करते हैं ताकि सब मिलकर बड़ी कंपनीज के साथ कंपटीशन में आ सकें या अपने प्रोडक्ट को एक बड़े पैमाने पर लेके आ सकें। वही सारे के सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं और उसके मेंबर बन जाते हैं। ठीक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसी हैं जो सबके सब अपने मेंबर्स के प्रमोशंस के लिए, उनके प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए वर्क करती हैं। इसलिए उनको मोटो दिया गया है ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल। कुछ ऐसे फीचर्स जो इनको यूनिक बनाते हैं। क्या है ये? वॉलंटरी एसोसिएशन है जो अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए और म्यूचुअल कोऑपरेशन के फॉर्म में वर्क करते हैं। तो पहला चीज, नेचर ऑफ एसोसिएशन। इनका एसोसिएशन वॉलंटरी है। अगर आप साथ में रहना चाहते हैं तो आप साथ में रहें, नहीं रहना चाहते, अगर आप समझते हैं कि आप अकेले वर्क कर सकते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, आप अकेले वर्क करिए, किसी ने आपको नहीं रोका। नेचर ऑफ एसोसिएशन इज वॉलंटरी। Number 2 is open membership. It is open to each and every person who wishes to become its member. It is not based on caste or gender or locality. If you wish to come to this particular society, you are welcome. If you don't want to come to this particular society, आप जा सकते। तो open membership है। Next one, each and every person has equal voting rights. पार्टनरशिप फर्म में जरूरी नहीं था आपके पास इक्वल वोटिंग राइट्स हो, आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स के बेसिस पर, नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स के बेसिस पर वोटिंग राइट हो सकते थे। कंपनी में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सबका एक वोट है और सबको एक वोटिंग राइट है, यानी इक्वल वोटिंग राइट है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज
नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, क्योंकि सबका भला करना है, सबके कोऑपरेशन से चलना है, इसलिए सबकी सलाह ली जाती है, सबको इक्वल वेटेज दिया जाता है। और इनका मोटो क्या है? मोटो है सबको सर्विस प्रोवाइड करना, अपना प्रोडक्ट सबका पहुंचाना, और प्रॉफिट के लिए वर्क करना तो है ही, लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड करना भी है कस्टमर्स को। सीधे सीधे ये नहीं है कि बहुत बड़ा मार्जिन लेके जैसे कंपनीज वर्क करती हैं कि जितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके उतना अर्ज करें। इनका मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं, इनका सर्विस है, कुछ प्रॉफिट भी लेंगे और कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे सोसाइटी को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज म्यूचुअल रिलेशंस। आपस के रिलेशंस अच्छे हों इसलिए हम वर्क करेंगे, आपस के रिलेशंस सही तरह से काम करें इसलिए हम वर्क करेंगे। हम झगड़ा करके एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, आपस में सहयोग करेंगे। हो सकता है वो एक पर्सन भेजें और वो बाकी सारे के सारे पर्सन्स का प्रोडक्ट भी लेके आएगा। जैसे मैं कपड़े बनाने का काम करता हूँ, लेकिन साथ में मैं शहद की बोतल भी लेके आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे साथ जो सोसाइटी में इन्वॉल्व है वो शहद बनाते हैं। मैं साथ-साथ पर्स भी लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो सोसाइटी में इन्वॉल्व है वो पर्स बनाते हैं। मैं साथ-साथ कुछ ऐसे और प्रोडक्ट भी लेके आ रहा हूँ, जो मेरे साथ सोसाइटी के लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे ही वो भी मेरा प्रोडक्ट लेके कहीं और किसी मेले में गए हैं। क्लियर? तो म्यूचुअल रिलेशंस पे वर्क करते हैं, और ये वो फीचर्स हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंपनी फॉर्मेशन से अलग करते हैं। तो हम जल्दी से कंपनी फॉर्मेशन भी देख लेते हैं क्या होता है। Deliberately, I have chosen these photographs from Tata and Mahindra because these are the Indian companies and we should promote Indian companies. Otherwise, on Google, you will find many foreign companies available in terms of company photographs. Clear? The company is an artificial person created by law with a perpetual succession and a common seal. A very simple and a very common definition for the company. But what are these artificial person? What is a perpetual succession? What is a common seal? First one is common seal. A common seal is one which is available on each and every written documentation of company. If there is no common seal or the seal of the company attached to the document, the company document is not considered as legal and authentic. वो authentic document नहीं होगा अगर कंपनी की common seal उस पे या कंपनी की seal उस पे नहीं लगी होगी। कंपनी का कोई भी थर्ड पार्टी उस पर केस नहीं कर सकता अगर कंपनी की सील डॉक्यूमेंट पे नहीं है। नंबर 2 इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी एक लीगल पर्सन है लेकिन आर्टिफिशियल है। क्यों आर्टिफिशियल है? क्योंकि वो हमारे जैसा पर्सन नहीं है, उसको लॉ ने पर्सन बना रखा है ताकि वो दूसरों पे केस कर सके और दूसरे लोग भी उस पे केस कर सके। डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इसलिए है क्योंकि पर्सन से अलग है। आपका जितना शेयर है कंपनी में आप उतने तक ही लायबल है, पार्टनरशिप की तरह पर्सनल लायबिलिटी नहीं है आपकी। नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन। पार्टनरशिप के जैसे एक पर्सन के आने से दूसरे एक पर्सन के जाने से पार्टनरशिप डीड पे फर्क पड़ता है, वो दोबारा से बनती है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में पर्सन के आने से पर्सन के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। देन इट इज लिमिटेड लायबिलिटी। आपके जितने शेयर्स हैं आप उतने ही लायबल हैं, उसके ज्यादा आप लायबल नहीं है। शेयर्स ट्रांसफर इजी हो सकते हैं, पार्टनरशिप जैसे या किसी और फॉर्मेशन के जैसे नहीं है। जिसको चाहे शेयर्स बेच सकते हैं, जब चाहे शेयर्स बेच सकते हैं। उनके आने से उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास।